नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलू कुमारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। और आज हम लोग कुछ आसान तरह से हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे कि हम लोग जल्दी से कैसे डायग्नोस करें कि कोई नोड्यूल अगर है या नहीं भी है तो हम लोग को क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके ब्रेस्ट में अभी नोड्यूल है। ये हर वो लड़की के लिए है जो 20 साल से ऊपर के है और जिसमें ये चांसेस ज़्यादा रहता है। वो हर लोग इसको देखेंगे, सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आप मेरा वीडियो ये देख रहे हैं तो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे वो है पहला शेप। आप जब ब्रेस्ट का एग्जामिन कर रहे हैं तो उसका शेप पे विशेष ध्यान देंगे। इसलिए कई बार होता है शेप चेंजेस भी होते हैं। तो क्या वो पहले ही जैसा है या कुछ शेप में चेंजेस आया है कि पहले से जो पहले देखा था उस टाइम दोनों ब्रेस्ट एक जैसे थे, अभी थोड़ा एक छोटा एक बड़ा लग रहा है। तो एक शेप का ध्यान देंगे या किसी भी तरह का कोई चेंजेस हुआ है शेप में, वो हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा उसका कलर पे ध्यान देंगे। क्या वो कलर चेंज किया है, कुछ रेडिश इस तरह का कुछ हुआ है या फिर स्किन में कुछ शाइनी या कुछ चमक रहा है पहले से ज़्यादा, वो देखेंगे। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे पेन। क्या कोई दर्द है ब्रेस्ट में, अगर कुछ दर्द है ये हम लोग देखेंगे। चौथा निपल, जो निपल होता है उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। कई बार निपल जो इन्वर्ट हो जाता है, अंदर तो नहीं घुसा हुआ है निपल, उससे कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है ब्लड जैसा, या फिर कुछ वाइटिस डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, कुछ लंप गांठ या कुछ नोड्यूल जैसा तो कुछ नहीं है, ये भी ध्यान देंगे हम लोग। कोई स्वेलिंग कुछ नहीं है, ये देखेंगे। आर्म पिट में भी हम लोग एग्जामिन करेंगे। जब एग्जामिन करते हैं तो आर्म पिट में ज़रूर देखें कि वहाँ कुछ गांठें हैं क्या। तो ये सारे चीज़ तो हो गए हैं कि हम लोग को क्या देखना है। फिर मैं यहाँ आपको बताती हूँ 80% जो नोड्यूल होते हैं वो कैंसर नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा पैनिक नहीं करना है फ्रेंड्स। कई बार होता है कि नोड्यूल लोग देख के ही टेंशन में आ जाते हैं। तो कई बार वो नॉर्मल भी होता है, कई बार पेन भी होता है ब्रेस्ट में, तो कई बार वो नॉर्मल होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे या उससे कुछ दिन पहले अगर आप ब्रेस्ट एग्जामिन करोगे तो उस टाइम हल्का टेंडर रहेगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है उस टाइम, वो नॉर्मल है। कई बार बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं महिलाएं तो उनमें भी दर्द होता है। कई बार ब्रेस्ट जो लार्ज ब्रेस्ट के वजह से भी नेक में, शोल्डर में या बैक में पेन होता है, वो भी नॉर्मल है। तो हम लोग ये इस चीज़ को ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे कि पेन हो रहा है, बिकॉज अगर आपको पेन हो रहा है, ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताया इससे लिंक्ड है, तो रुकिए, थोड़ा रुकिए, फिर से एग्जामिन करिए। अगर उसके बाद भी पेन है तो ही आप डॉक्टर के पास जाएं। तो ये तो रह गया दर्द का, जब पेन हो। कभी कभी डिस्चार्ज से भी टेंशन में लोग आ जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट फीड कराने के कुछ दिन के बाद भी ब्रेस्ट से वाइट डिस्चार्ज आता है। दैट्स ऑल नॉर्मल, क्योंकि वो ऑलरेडी लैक्टेशन में ब्रेस्ट फीड में थी। कुछ दिन रुकना है, फिर से एग्जामिन करना है, उसके बाद ही टेंशन लेना है। फिर मैं यहाँ आती हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80% से ज़्यादा ही कैंसरस नहीं होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो बीमारी है जो कैंसरस नहीं होता है। जैसे कि नोड्यूल है अगर आपके ब्रेस्ट में और वो मोबाइल है तो फाइब्रो एडिनोमा होता है, जिसको बोलते हैं माइस इन द ब्रेस्ट। आप अगर उसको एग्जामिन करोगे तो इधर से उधर जाएगा, आप इधर एग्जामिन करोगे तो इधर आएगा, इधर जाओ करोगे तो उधर जाएगा, मतलब मूव करेगा जैसे चूहा मूव करता है। तो इसमें क्या है ना, ये बिल्कुल कैंसरस नहीं है, ये कैंसरस नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है। इसका डायग्नोसिस कई बार क्लिनिकली भी होता है, सोनोग्राफी के द्वारा होता है, एफएनएसी से भी होता है। इसका जो ट्रीटमेंट है, अगर छोटा नोड्यूल है और कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अगर वो साइज में बढ़ रहा है तो एक छोटा सा इंसिजन करके उसको निकाल देते हैं। तो ये पहला फाइब्रो एडिनोमा हो गया। दूसरा हो गया ब्रेस्ट सिस्ट।
तो उसमें क्या होता है ना, सिस्ट होता है, फ्लूइड, बहुत छोटी छोटी सिस्ट होती है ब्रेस्ट में, वो फ्लूइड फील्ड रहता है। ये यूजुअली उन लोगों में कॉमन होता है जो मैच्योर वुमेन होती हैं, जैसे कि आप आफ्टर 30s में ये कॉमन होता है। इसका भी डायग्नोसिस आप सोनोग्राफी से ही कर सकते हो। ये भी नॉन कैंसरस होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ आपको ताकि आप कैंसर के नाम से डर ना जाओ। फिर थर्ड हो गया, थर्ड है ब्रेस्ट एब्सेस। एब्सेस क्या होता है, ये कॉमन होता है उन ब्रेस्ट फीडिंग वाली वुमेन में, जो महिलाएं दूध पिलाती हैं उनमें ये कॉमन होता है। और ये होता क्या है, कई बार इन्फेक्शन होने की वजह से नेक्रोसिस होता है, नेक्रोसिस से पस बनता है और वो पस फील्ड एब्सेस बनाता है। जो एब्सेस रहता है उसमें पस फील्ड रहता है। तो कई बार ये छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। अगर छोटा होता है तो नॉर्मल एंटीबायोटिक से ये खत्म हो जाता है, और अगर बड़ा रहेगा तो उसको ऑपरेट करके, छोटा सा ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेट करके उसको निकाला जाता है। इसका भी डायग्नोसिस कई बार क्लिनिकल होता है, फिर कंफर्म करते हैं सोनोग्राफी से। मेरा ये बताने का बस एक ही मकसद है कि 80% से ज़्यादा जो नोड्यूल होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं, इसलिए पैनिक ना करें। फिर मैं आती हूँ, अब ये तो मैंने बताया कि ये नॉन कैंसरस ऐसे होता है। अगर कैंसरस होगा तो क्या होगा, सबके दिमाग में आ रहा होगा। कैंसरस, देखिए क्या होता है ना, कैंसर का जो डिले हो जाता है, ये डायग्नोसिस डिले क्यों होता है, बिकॉज ये जो नोड्यूल होते हैं ना वो कई बार ज़्यादातर पेनलेस होता है, मतलब उसमें दर्द नहीं होता है, जिसकी वजह से पेशेंट डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जब पहुंचते हैं तो बहुत लेट हो चुका होता है, वो स्टेज आगे बढ़ चुका होता है। तो इसी वजह से कैंसर जो है लेटर स्टेज में पता चलता है और फिर उसका प्रोग्नोसिस खराब होता है। ऐसा नहीं है कि कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं होता है, कैंसर का ट्रीटमेंट डेफिनेटली होता है, और अच्छा प्रोग्नोसिस तब होगा जब आप जल्दी उसको डायग्नोस करोगे। तो इसीलिए सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एग्जामिनेशन होता है ब्रेस्ट का, ताकि लोगों को जल्दी पता चले। तो अभी बहुत ऐसे बात आ रहे हैं कंट्रोवर्सी में कि नहीं होना चाहिए, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। सब लोग तो मेमोग्राफी तक नहीं पहुंचते, जब वो पेन में रहते हैं, जब उनको तकलीफ होता है तभी वो मेमोग्राफी तक पहुंचते हैं। तो अगर वो घर में अगर अपना असेसमेंट करते हैं तो उनको पता रहेगा, क्योंकि वो असेसमेंट करेंगे, उनको डॉक्टर से ज़्यादा पता होगा, क्योंकि वो हमेशा रेगुलर असेसमेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अब आते हैं कि ये तो मैंने बताया नॉन कैंसरस। अब कैंसरस रहेगा तो क्या होगा, अगेन वही पेनलेस होता है। ज़्यादातर केसेस में पेनलेस नोड्यूल ही होता है। स्किन आपका जो जैसा मैंने अपने फाइब्रोइडिनोमा में बताया कि वो मूव करता है, ये मूव नहीं करेगा, ये नोड्यूल मूव नहीं करेगा। जैसे संतरे का छिलका से संतरा कैसे रहता है उस तरह से ये रहेगा। पेन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, डिस्चार्ज रहेगा, या ब्लड रहेगा, ब्लड टिंस डिस्चार्ज रहेगा, वाइट डिस्चार्ज रहेगा, ये रहेगा। और फिर हम लोग आते हैं और क्या इसमें रहेगा जिसकी वजह से हम लोग जान पाएंगे कि ये कैंसर वाला है। तो मैंने आपको बता दिया, इन्वर्टेड निपल तो बता ही दिया कि निप्पल ऐसे घुसा हुआ टाइप करेगा, जैसा नॉर्मल रहता है वैसा नहीं रहेगा, पेनलेस रहेगा, हार्ड, एकदम हार्ड रहेगा, टच करोगे तो एकदम हार्ड सा रहेगा। और इसमें हमेशा अंडर आर्म्स में जरूर कुछ ना कुछ आपको नोड्यूल दिखेगा। तो ये हो गया हमारा कैंसरस में क्या रहेगा। फिर अब हम लोग आते हैं कि इसका पता कैसे चलेगा, इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे हम लोग। इन्वेस्टिगेशन सबसे पहला तो सेल्फ असेसमेंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ असेसमेंट आप मिरर के सामने बैठ के, लेट के, खड़ा होके, तीनों पोजीशन में किया जा सकता है इसको। और फिर मेमोग्राफी आता है, मेमोग्राफी के बाद फिर सोनोग्राफी आता है। मेमोग्राफी एक तरह का एक्सरे होता है, और फिर सोनोग्राफी आता है। MRI भी कराते हैं ब्रेस्ट का। और जब कैंसर हो जाता है, कैंसर होने के बाद फिर पेट स्कैन कराते होते हैं, वो पूरा बॉडी का पेट स्कैन होता है, उसमें पता चलता है कि जो कैंसर है वो कहाँ कहाँ फैला है। वो लेटर स्टेज का, उसको हम लोग को अभी ध्यान नहीं देना है। तो ये हो गया कि हम लोग इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। तो ये इतना इन्वेस्टिगेशन का बात आया। अब बात आता है इसका ट्रीटमेंट में। देखिए ट्रीटमेंट में क्या होता है ना, ये डेफिनेटली क्योर होता है। अगर आप जल्दी से डायग्नोस हो गया तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। जैसे इसमें 3-4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3 और 4।
स्टेज 1 में अगर आप डायग्नोस कर लेते हो, जो कि बहुत कम डायग्नोस होता है स्टेज 1 में, इसमें 90% या फिर उससे ज़्यादा भी इसका प्रोग्नोसिस है, बिल्कुल पेशेंट ठीक हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और स्टेज 2 में जो है 80% लोग, स्टेज 2 में अगर पता चलता है तो 80% लोग का रिकवरी का चांसेस होते हैं। 3 में होता है तो 50 to 60% ही चांसेस रहता है, और अगर 4 में होगा तो 40% रहता है। तो हमारा ये जो अवेयरनेस वाला चीज़ चलता है, या मैं बना रही हूँ, या फिर कोई भी हमारे यहाँ से अगर आपको अवेयर कर रहा है, तो इसका बस एक ही इंटेंशन है कि जल्द से जल्द डायग्नोसिस होए। बिकॉज मेमोग्राफी तक, डॉक्टर तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं, और जब पहुँचते हैं तो बहुत लेट हो चुका होता है। तो ये हमारा हो गया डायग्नोसिस का। तो कैसे इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, मैं ट्रीटमेंट पे बात करूँगी। कई बार होता है अगर छोटा रहा कैंसर, वो जो नोड्यूल होता है अगर छोटा रहा, तो कई बार सिर्फ उसको ही हटा देने से ना ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। सिर्फ और कुछ करना नहीं होता है, उसको हटाने से ही होता है। अगर ज़्यादा बड़ा होए तो फिर हम लोगों को पूरा ब्रेस्ट को भी हटाना पड़ सकता है। फिर कीमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है, हार्मोनल ट्रीटमेंट भी होता है। तो ये सब रहा ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन यहाँ मैं बात करूँगी कि कब कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए, इन्वेस्टिगेट कब कराना चाहिए। जब ये सब आपको जो मैंने आपको शुरू में बताया वो सारे में से कुछ भी आपको लक्षण हो रहा है तो इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट एटलीस्ट मंथ में एक बार जरूर करना चाहिए। और 35 ईयर के बाद अगर आपको डर लग रहा है, फैमिली हिस्ट्री है, या किसी भी तरह का कुछ परेशानी है, कभी डाउट हो रहा है आप में, तो 35 ईयर के बाद साल में एक बार मेमोग्राफी तो कराना ही चाहिए। मेमोग्राफी एक ऐसा चीज़ है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो आपको सिम्टम नहीं आएगा उससे पहले ही आपको ये बता देगा कि क्या कैंसर होने वाला है, या फिर कुछ सेल्स ऐसा दिख रहा है, एबनॉर्मल सेल्स कुछ ऐसा दिख रहा है, वो आपको मेमोग्राफी के थ्रू पता चल जाएगा। मैं आपको फिर से यहाँ बोलूँगी, पैनिक नहीं करना है। पैनिक इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर आप पैनिक करोगे तो जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, या फिर बेसिक जो आप सेल्फ एग्जामिनेशन है, वो सही से आप नहीं कर पाओगे। और फिर मैं यहाँ बात करती हूँ कि किनको करना चाहिए। देखिए, ये जो एग्जामिनेशन है ये सिर्फ उन लोगों को नहीं जिनको नोड्यूल है, ये हर इंसान को करना चाहिए। मैं बताती हूँ क्यों करना चाहिए। अगर आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, अगर आप अपने आप को आईने में देख रहे हो, तो जब कुछ एबनॉर्मलिटी ऐसा आएगा तो आपको जल्दी से पता चलेगा। बस यही कारण है हमेशा एग्जामिन करने का। अगर आप कोई चीज़ को डेली डेली देख रहे हो, उसमें थोड़ा भी चेंजेस आएगा तो आप तुरंत से पकड़ लोगे। बस वही फंडा यहाँ अप्लाई होता है कि अगर आप मंथ में एक बार भी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हो, सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हो, तीनों सो के, लेट के, खड़े होके मिरर के सामने अपने आप को देख रहे हो, तो जब कभी एक माइनर सा भी चेंजेस आएगा आपके ब्रेस्ट में तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। एक डॉक्टर जब आपको देखेगा तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक बार आप उनको विजिट कर रहे हो, या हो सकता है आप उनको 2 बार विजिट करोगे, पर उतना अच्छे से वो आपको एग्जामिन नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से कि आप खुद करोगे। तो अगर ये तो हुआ कि किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। करना तो सबको चाहिए। कई बार हम लोग का जो कॉज होता है, बहुत कुछ कॉजेज़ हैं जिसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, पर कुछ ऐसे कारण हैं जिनको अगर हम अवॉइड करेंगे तो चांसेस कम होता है। पर अभी का कुछ नहीं कह सकते हैं, बिकॉज कैंसर कब हो, किसको हो, ये कुछ कहा नहीं जा सकता अभी के टाइम में। बट स्टिल जो हम लोगों को एक एनालाइज करा हुआ है वो कि जेनेटिक कंडीशन में आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। अगर आपका फैमिलियल है तो उसको भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लेट से प्रेग्नेंट होना, या फिर स्मोकिंग ज़्यादा करना, ड्रिंक ज़्यादा करना, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना, ब्रेस्ट फीड ना कराना या बहुत कम कराना, ये सभी एक रिस्क फैक्टर है। ये सब में देखा गया है कि ज़्यादा होता है। और कई बार होता है जिनको अर्ली मेनार्की होता है, मतलब जिनका महीना जल्दी शुरू हो जाता है, उनमें भी ज़्यादा कॉमन है। या फिर जो मेनोपॉज जिनका लेट से होता है, उनमें भी ये दिक्कत काफ़ी देखा गया। पर इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं, हम लोगों को अपना लाइफ स्टाइल अच्छे से रखना है, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना है, और कुछ भी कार्सिनोजेन वगैरह से एक्सपोजर में नहीं आना है। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा
आज का टॉपिक उम्मीद है आपको सही लगा होगा, आपको हेल्पफुल होगा ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।